तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारी मंच की शोभा बढ़ाने के लिए, रचना जी, सुजाता जी और मनीषा जी। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है जब मैं महिला स्पीकर्स के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, वो मेरे चेहरे पे भी दिखता है। तो सबसे पहले सुजाता जी का परिचय देने की जरूरत नहीं है। ये हिंदी उड़ीसा की चर्चित कवियत्री हैं, लेखिका हैं, अनुवादक हैं। और सुजाता जी के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। सुजाता जी, जब भी किसी अनुवादक से पूछा जाता है कि आप अपनी अनुवाद की प्रक्रिया के बारे में बताइए, तो अनुवाद की प्रक्रिया सबके लिए अलग अलग होती है, इसके अलग अलग मायने होते हैं? क्योंकि मतलब हम लोग तो अनुवादित कविता या फिर किताब पढ़ते ही हैं, लेकिन जो अनुवाद करता है वो किस प्रक्रिया के तहत करता है? जी हाँ, अनुवादक के लिए तो प्रक्रिया जैसे भाषा है, सारी भाषाओं की अपनी एक विशेषता होती है। जैसे मैं हिंदी भाषा में आपकी स्त्रीलिंग पुल्लिंग की विशेषताएं हैं, और जिसमें निर्जीव वस्तुओं की भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होती हैं। लेकिन मैं उड़िया भाषा में चूंकि अनुवाद करती हूँ, तो उड़िया में कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद नहीं होता है। तो हम जब अनुवाद करते हैं, इसका हमको ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरी चीज जो है, उड़िया भाषा में और हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि उसके एकदम ही अर्थ हमको नहीं मिल पाते हैं, जो अनुवादक की भाषा है उसमें उस तरह से उस समय हमें उसका एकदम ही पर्यायवाची शब्द कोई हमको ढूंढना पड़ता है, जिसके लिए समानार्थिक शब्द को हमको देखना पड़ता है और शब्दकोश देखना पड़ता है। साथ ही जो संस्कृति है, जो जिस भाषा में अनुवाद हम करते हैं और जिस भाषा से अनुवाद किया जा रहा है, दोनों की संस्कृति में बहुत अंतर होते हैं। उनके तीज त्योहार अलग होते हैं और उनकी खान पान, उनकी पहनावा भी अलग होता है, जिसको कि एक अनुवादक को समझना होता है और उसको उस भाषा में, जिस भाषा में वो अनुवाद कर रहा है, उसको समझाना पड़ता है कि ये क्या चीज है। तो ये सब अनुवाद की प्रक्रिया में आती हैं। काफी रोचक आपने बात बताई, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद ही नहीं होता है। आपको इसमें और आधी बाधा तो ऐसे ही पार हो गई। नहीं, आपको इसमें और भी रोचक बात मैं बता सकती हूँ कि कोई कहानी में अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जैसे नाम ना हो, उसकी पहनावा ना हो, पूरी आप कहानी पढ़ जाइए और उसका हीरो है कि वो हीरोइन है, उस कथा का पात्र जो है, आप नहीं उसको कर सकते हैं, जान ही नहीं सकते। जी, ये एक भाषा में उसकी अपनी विशेषता है। रचना जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 250 से ज्यादा कृतियों का आपने अनुवाद किया है। इतनी जल्दी जल्दी कैसे आप मतलब फास्ट फॉरवर्ड मोशन में चलती हैं, या फिर एक चीज के पीछे लग जाती हैं तो फिर मतलब आज करके दम लेंगे? नहीं, लगभग 26-27 वर्षों का सुदीर्घ अभ्यास है। ये तो गिनती मायने नहीं रखती, अब ये जीवन का एक अंग बन गया है अनुवाद, तो इसलिए। नहीं, पर दैनिक क्रिया के भी कई काम होते हैं, हम लोग उसमें फंस जाते हैं। कई बार अनुवाद की गति धीमी हो जाती है। आपकी जो ये नंबर है ना, इसको देख के कई लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि आखिरकार ये रचना जी ने कैसे कमाल किया। दरअसल ये मेरा पैशन है, ट्रांसलेशन का जो फील्ड है। आज से 26-27 साल पहले से मैं लगातार काम करती आ रही हूँ, तो मेरे लिए तो कैसे हुई इसकी शुरुआत रचना जी? क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है कि हम अचानक से एक दिन उठे और सोच लिया कि आज से हम जो है कृतियों की अनुवाद करेंगे। ये तो एक अंदर से आपके भीतर एक प्रतिभा होती है। आप कॉलेज में उसको कई बार पहचानते हैं, कई बार पोस्ट ग्रेड में, कई बार नौकरी छोड़ के सोचते हैं कि नहीं अब नौकरी बहुत हो गई, अब मैं यही काम करूंगी। जी, कॉलेज के बाद जर्नलिज्म का डिप्लोमा लिया, एमए इन हिंदी किया। उसके बाद मैं मौलिक लेखन में जीवनी साहित्य पर बहुत काम किया मैंने, तो काफ़ी किताबें प्रकाशित हुई उस समय। लेकिन अनुवाद की जो प्रक्रिया थी, ये स्वांत सुखाए थी। अंग्रेजी में जो किताबें मैं पढ़ रही थी, मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता था कि अगर मैं इसे ट्रांसलेट करूं हिंदी में तो मैं ज़्यादा बेहतर समझ रही हूँ, उसका ज़्यादा बेहतर रस ले पा रही हूँ। तो ये स्वांत सुखाए जो मेरी प्रक्रिया थी, धीरे धीरे कब ये बहुजन हिताय मैंने बना ली मुझे नहीं पता चला। और उसके बाद मैं अक्सर कहती हूँ कि मेरे लिए ये पैशन था, फिर ये प्रोफेशन में बदला, अब ये मेरी मेडिटेशन हो चुकी है आज तक। तो यहाँ गिनती की कोई वो नहीं रहती। रचना जी, हमारे प्रोफेशन में भी होता है, आपके में भी मैं आपसे पूछूंगी कि तारीफ तो हर कोई करता है, जब आलोचना करने कोई आता है उसको किस तरीके से आप लेती हैं? क्या वो आपके लिए आगे और बेहतर करने के लिए प्रेरणा है,
या फिर आपको लगता है कि हाँ कमी थी, या मैंने अच्छा लिखा फिर भी इस व्यक्ति को, इस सज्जन को नहीं पसंद आया, तो आप उसको किस तरीके से अपने देखिए, पाठक की फीडबैक बहुत मायने रखती है और जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सकारात्मक ही होगी। आपको अपनी कमियां भी पता चलती हैं, और चूंकि इतने बरस इतनी परियोजनाओं पर काम करने के बाद भी मेरे लिए आज भी जो भी एक नई परियोजना हाथ में आती है वो एक नई चुनौती की तरह रहती है कि मैं इसे कैसे पार कर सकती हूँ। और चूंकि हमारे ज्ञान की, हमारी जानकारी की एक सीमा है, तो मैं स्वीकार करती हूँ इसे कि हाँ हमारी एक सीमा है। उस सीमा के बाहर अगर पाठक को लगता है कि ये अनुवाद और बेहतर हो सकता था, इसमें ये कमी है, इसे आप और अच्छा कर सकती थी, तो मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ उसको। और मनीषा जी, आपके घर में तो मतलब लिखने पढ़ने और यही पूरा माहौल ही रहता है हर समय, लेकिन इस बीच इतनी सारी कृतियां आपकी, उसमें से किसी एक को अच्छा कह पाना जाहिर तौर पर मुश्किल काम होता होगा। फिर भी मैं आपसे ये सवाल करूंगी, आपको अपनी सबसे अच्छी कृति कौन सी लगती है? सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है आपका? बच्चों में कभी चुना नहीं जाता, बहुत मुश्किल होता है। और किसी पे मेहनत ज्यादा लगी, किसी में मन ज्यादा लगा, इसलिए ये कहना कि कौन सी सबसे अच्छी पता नहीं। लेकिन हाँ, मार्केस का उपन्यास जो हमने अनुवाद किया था, एकाकीपन के 100 साल, वो शायद बहुत करीब है, क्योंकि उसको छपने में 20 साल लगे थे कॉपीराइट इश्यूज को लेके। और क्योंकि 20 साल तक उसको सहेज के रखा, उस पर काम करते रहे, सोचते रहे कि एक दिन तो छपेगा, शायद इसलिए वो सबसे ज्यादा करीब है। लेकिन जब भी आप ये अनुवाद के काम में लगी रहती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं कि डाइवर्जन, मतलब कई बार मन भटक जाता है। हम लोग पढ़ते भी हैं किताब ना, तो कई बार 4 पन्ने के बाद वो किताब रखी रह जाती, कई बार एक गो में पूरी किताब पढ़ लेते हैं। तो वो डाइवर्जन कभी आपके जीवन में आया जब आपको लगा हो कि अब बहुत हो गया है, अब बस कहीं और कुछ और करें? बहुत बार। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ये परिवार वाले हैं, ये दोस्त है, चलो चलो आज कहीं चलें, चलो आज फिल्म देख लें, चलो आज गोलगप्पे खाते हैं। बिल्कुल वही है कि कभी हाँ कह दो, कभी ना कर दो, काम तो करना है, तो वो होता रहता है। डाइवर्जन भी आता है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि काम समय से पूरा हो। सुजाता जी, आप जैसे आज इस मंच पर हैं, 2 अन्य हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण गेस्ट भी हैं, जब आप महिलाओं से मिलती हैं, उनके साथ बातचीत करती हैं, क्या वो प्रेरणादायी होती है, या फिर आपको लगता है आज इस समाज में हम ऐसे एक मकाम पर हैं जब किसी भी स्त्री का नाम हो जाता है, बाकी स्त्रियां उसको हमेशा पुल डाउन करने की कोशिश करती हैं, वो कभी भी एक सहारा, एक बैकबोन की तरह नहीं आती हैं? ऐसा आपको लगा है, महसूस हुआ है कभी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे हमेशा खुशी होती है जब भी औरत कभी कहीं भी किसी भी पोस्ट में नहीं, ये होती मैं है। आपके लिए नहीं पूछ रही हूँ, ये मैं पूछ रही हूँ आपके इर्द गिर्द जो महिलाएं। नहीं नहीं, मैंने तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया। ये तो हमारे ख्याल से सीरियल में ज्यादा होता है, असली जिंदगी में नहीं होता। नहीं, कई बार परिवार में भी होता है। जी, परिवार में तो मुझे हमेशा सहारा प्रोत्साहन मिला। मेरे घर में मेरी सासू माँ भी, मेरे हस्बैंड भी, मेरे बेटा भी हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया। मैं कई बार घर के कामों में भी थोड़ा सा हेर फेर कर देती हूँ, इतना ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन उसके लिए उन्होंने कभी मुझे कुछ भी नहीं कहा, और खुश भी होते हैं कि मेरी किताबें आती हैं, छपती हैं, मुझे काम मिलता है, तो वो सपोर्टिव है सब। अगर आपकी कोई कृति बेस्ट सेलर बन जाए, वो आपको ज्यादा खुशी देती है, या आपने उसमें अच्छा काम किया, आपको सेटिस्फैक्शन मिला, वो आपके लिए मायने रखता है? नहीं, मेरे लिए तो मैंने जिसमें जो काम मैंने किया, उसमें जिसमें मुझे संतोष मिला, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। सेटिस्फैक्शन जरूरी है। सेटिस्फैक्शन। रचना जी, आपके लिए भी ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल। नहीं, पर बेस्ट सेलर से तो पैसे भी आते हैं ना? नहीं, पैसे तो परियोजना पूरी होने पर अपने आप आ जाते हैं, लेकिन संतोष अपने मन के भीतर से आता है कि मैंने इस कृति को कितना समय दिया। मैं अक्सर कहती हूँ कि एक अनुवादक के जीवन में ईमानदार होने के बहुत अवसर आते हैं, कि लेखक से जब आप एक कृति ले रहे हैं, आप कृति लेने के बाद ऊपरी बातों के मुलम्मे के बाद उसके साथ समय, ऊर्जा और ध्यान का कितना निवेश करेंगे उसकी कृति पर, उसी से आपकी ईमानदारी का मापदंड तय होगा एक अनुवादक के रूप में। ईमानदारी से चूल्हा तो नहीं जलता है। नहीं, चूल्हा तो जल ही रहा है। हाँ। आपने काम हाथ में लिया, आपने प्रोजेक्ट पूरा कर दिया, लेकिन आपने न्याय कितना किया अनुवाद के साथ, आपके सिवा कोई नहीं जानता। नंबर 2, लेखक जान सकता है, पाठक बहुत देर में जानेगा, तब तक कहानी आगे बढ़ जाती है। तो ये ईमानदारी जो है ना, ये अनुवादक के जीवन में बार बार मौका आता है कि देखूं मैं ईमानदार हूं या नहीं हूं।
मनीषा जी, आप इस बात से हाँ, नहीं, हम ये कहना चाह रहे थे कि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है अगर सबको लगता है कि अनुवादक का चूल्हा जो है ना अनुवाद से चल रहा है, ना पैसा मिलता है ना नाम मिलता है, वो बस अपने पैशन के लिए आप कर रहे होते हैं, इसीलिए उसमें ईमानदारी आती है। फिर तो उसमें बहुत ज्यादा आपको मोटिवेशन की जरूरत है, वो पैशन है ना, हाँ, मोटिवेट करने के लिए वो बहुत है, वो काम करने का जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत इतना लंबा चौड़ा आप लोग का एक्सपीरियंस रहा है, आप तीनों का ही, मतलब 20-20 साल से ऊपर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और इस 20 साल में अगर मतलब किसी भी प्रोफेशन में देख लें, एक टाइम के बाद आपको लगता है कि स्टैग्नेशन, मोनोटनी, इस तरह की चीजें आने लगती है, लगता है कि वही चीज करे जा रहे हैं, कुछ हमें प्रोत्साहन नहीं है। लेकिन जिस पैशन की ये बात कर रही हैं सुजाता जी, आपके लिए क्या रहा है हमेशा से पैशन? मेरे लिए तो ये स्वतः सुखाई के लिए ही मैंने भी शुरू किया था, और आगे भी जब बढ़ी तो मैं इसी में मैं हूँ अभी भी कि आत्मसंतोष मुझे मिलना चाहिए, और मैं कोशिश करती हूँ कि हर विधा की जो कृतियां हैं मैं अनुवाद करूँ, तो उस तरीके से मैंने किया भी। और जब मैंने गांधी मानुष किया था, उनकी वो जीवनी था, तो उसको करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि महात्मा गांधी को हम पढ़ते तो थे, लेकिन उतना विस्तार से उस किताब को करते समय मैंने पढ़ा और जाना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कृति मेरे बहुत ही दिल के करीब है। तो मुझे यही लगता है कि स्वतः सुखाई गली, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे चूल्हा इसमें नहीं जलता है, तो ये बात सही है। और हम अपनी खुशी के लिए अपने समय का सदुपयोग भी एक तरह से होता है कि हम अपने काम, बेकार का समय हम दुरुपयोग ना करें, बेकार की बातों में उसको हम नष्ट ना करें, और हम एक कृति मतलब कुछ सृजन कर रहे हैं, भले वो हमारा मौलिक ना हो, फिर भी कुछ सृजन कर रहे हैं, तो उसमें हमको एक आत्मसंतोष मिलता है। तो किसी ऐसे व्यक्ति की कृति जो आपको बहुत प्रभावित करती हो? एक आपने अभी नाम लिया, मानुष जी, और दूसरी मैंने जो अनुवाद किया था एक उपन्यास है, और मनोज दास जी क्या उड़िया के बहुत बड़े राइटर हैं जो कि अब हमारे बीच नहीं है। उनकी कृति जो तंत्रालोक का प्रहरी जब मैंने किया था, वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। उसमें तंत्र के ऊपर तो लिखा हुआ है, लेकिन एक जगह उन्होंने जो ये लिखा कि जो तांत्रिक होते थे पहले, उन लोग बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट भी होते थे। वो ये जानते थे कि जब गांव में किसी भी स्त्री के ऊपर में बहुत ज्यादा उनके ससुराल में उसके ऊपर दबाव डाला जाता था, तो वो उसके ऊपर भूत आने का वो करते थे। तो उसमें वो जानते थे, जब ओझाओं को बुलाया जाता था तो वो ओझा वो तांत्रिक ये जानते थे कि इसके ये साइकी प्रॉब्लम है, इसमें भूत नहीं है। और कई बार उन लोग का इतना ज्यादा साइकोलॉजी प्रेशर रहता था कि वो बेहोश भी हो जाती थी और बहुत सारे अंट बोलती थी, और वो उसके बाद जब होश आता था उनको कुछ ध्यान नहीं रहता था कि हमने क्या किया। तो लेकिन वो ये जानते थे कि कहाँ भूत का वास है और कहाँ साइकिक प्रॉब्लम है। तो ये सब चीजें मुझे उसमें बहुत ही अच्छी लगी थी। रचना जी, आप पर कभी ये आरोप लगा है कि आप किसी के जैसा लिखती हैं, मतलब अनुवाद करती हैं, या फिर उसकी प्रतिबिंब आप में दिखाई देता है? ये आरोप आप पर कभी लगा है? मौलिक लेखन में जरूर कभी कभी किसी नामची लेखिका का नाम लेकर लोग कहते हैं कि आपकी हिंदी में हमें जैसे मैं झलक दिखाई देती है। हाँ, जैसे शिवानी जी जो है मेरी मानस गुरु हैं, गौरापंत शिवानी। तो कभी कभी मौलिक लेखन जहाँ मेरी किताबें हैं, जहाँ मैं कविताएं हैं या गद्य में लिखती हूँ, तो उसमें मुझे अक्सर कहा जाता है कि आपकी हिंदी पर हमें वैसी हिंदी का इसमें लुत्फ आता है, वो आनंद आता है जो उनको पढ़ने से आता था। अदरवाइज अनुवादक के रूप में अनुवाद की अपनी सबकी एक शैली है, जो हमें लेखक की कृति के साथ एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है कि जब हम अनुवाद किसी लेखक का कर रहे हैं, इतना ध्यान रखना है कि किताब को अपना बनाकर उस पर काम करना है, इतना भी अपना नहीं बना लेना कि उसमें लेखक की मूल आत्मा शब्दों की कहीं छिप जाए। तो वो बैलेंस है, हम पतली धार पर, तलवार की धार पर हम संतुलन बनाकर चलते हैं अनुवादक जो होते हैं। जैसे हमारा शीर्षक है कि भाषा जो है पुल है, तो पुल के एक और लेखक खड़ा है और पुल के एक और पाठक है, बीच में अनुवादक है जो अपनी भाषा को विवेक से, संयम से, समझ से बरतते हुए लेखक की कृति को पाठक तक लेकर जा रहा है। वो कैसे लेकर जा रहा है, व्यवहार में भाषा को किस तरह बरत रहा है, और पाठक तक वो जो कृति पहुंच रही है उसका क्या रूप होगा। तो ये दायित्व भी है और कर्तव्य भी है हमारा। एक मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप बात कर रही हैं। बिल्कुल, मतलब मेरी जिम्मेवारी है कि जो मेरे पास एक परियोजना है, मैं उसको पाठक तक किस रूप में पहुंचा रही हूँ, और मेरा कर्तव्य भी है
चूंकि मैंने एक परियोजना, क्योंकि जब हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं उसे लेने की हामी भरने से पहले हमें ये विचार करना होता है कि क्या मैं इसे कर सकती हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं 25 साल से अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कर रही हूँ तो मैं हर पुस्तक का अनुवाद करूंगी। तकनीकी पुस्तकों का अनुवाद में मुझे आनंद नहीं आता, मैं नहीं कर सकती। कुछ बीच में छूट जाती होंगी, कुछ ऐसी होती होंगी जो आपने शुरू की लेकिन आधी अधूरी रह गई? नहीं, ऐसा नहीं बहुत हुआ। ही कोई रेयर कभी हुआ है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि बहुत सोच समझकर हम स्वीकार करते हैं। बहुत ज्यादा किन बातों का ध्यान रखा जाता है? सबसे पहले तो ये कि क्या उसकी जो पृष्ठभूमि और जो विषय वस्तु है जो मैं करना चाह रही हूँ अनुवाद, क्या मुझे आनंद आएगा, मुझे समझ में आ रहा है। मतलब किसी शायर ने कहा है ना कि कभी कभी यूं भी हमने अपने दिल को बहलाया है कि जिन बातों को खुद ना समझे औरों को समझाया है। तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, पहले मुझे समझ में आएगा तभी दूसरे को तो समझ में आएगा। तो ये मेरे लिए ध्यान रहता है कि पहले मुझे सबसे पहले इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत रोचक है किताब, मुझे अच्छा लगेगा करने में, तो मेरी पहली शर्त यही रहती है इंटरेस्टिंग है, मुझे समझ में आ रहा है। जहां समझ में नहीं आ रहा है मैं रिसर्च करूंगी। रिसर्च करने के बाद जो उसकी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसको समझूंगी। जैसे मैं होलोकॉस्ट पर कोई किताब कर रही हूँ, जब तक मुझे वो उस विभीषिका का एक चित्र मेरे दिमाग में, मानसिक चित्रण नहीं है, तब तक ट्रांसलेशन में आपको वो आत्मा नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ शब्दों का अनुवाद मिलेगा। तो ये एक जो अनुवाद की प्रक्रिया, जैसे आपने सुजाता जी से आरंभ में पूछा, मेरे लिए अनुवाद की प्रक्रिया यही रहती है कि पहले मैं उसका सांस्कृतिक, अगर ऐतिहासिक किताब है तो कालखंड कौन सा है, लेखक ने क्या लिखा है, अगर कोई फिक्शन है तो जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स उसने जो पोर्ट्रे किए हैं, मैं शब्दों का अनुवाद तो कर दूंगी लेकिन उसके माइंड में वो एक जो पिक्चर है कि वो कैरेक्टर कैसा लगता है। तो कई बार हम राइटर से मिलकर या फोन पर बातचीत करते हुए इन चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं। एक पूरी पिक्चर बनने के बाद सबसे आखिर में अनुवाद का काम होता है। इसमें ट्रेंडिंग नहीं होता है कुछ? इसमें जैसे आजकल हर चीज ट्रेंडिंग होती है, इसमें कुछ ट्रेंडिंग नहीं होता है कि ये आजकल ट्रेंड चल रहा है? नहीं, बिल्कुल होता है। इसमें होता है? बहुत से अनुवादक करते हैं। हाँ। और हम हालांकि इतना रिसर्च नहीं करते पहले, और ये भी नहीं देखते हैं कि किताब हमारे इंटरेस्ट की है कि नहीं, उसका जॉनर इंटरेस्टिंग है कि नहीं, वो चैलेंजिंग कितनी है। हो सकता है हमने पहले कभी किया ही ना हो उस टाइप का टेक्स्ट, लेकिन वो फिर इसका मतलब एक चैलेंज है, सीखने को मिलेगा कि कैसे किया जाता है, तो हम उस तरह से उसको चुनते हैं। तो हर तरह से सबका अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं उसको लेने में। और ट्रेंडिंग तो ऑफ कोर्स सब लोग आजकल वो माइथोलॉजिकल थ्रिलर्स करने में लगे हो ये ट्रेंड चल रहा है। बिल्कुल। मनीषा जी, जब फॉरेन लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट किया जाता है उसमें क्या सतर्कता बरती जाती है? उसमें क्या कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है? उसमें कल्चर का बहुत बड़ा रोल है। संस्कृति जो है, जैसा इन्होंने कहा था कि दोनों कल्चर्स के बीच में बहुत अलग अलग होती है, आपने कहा था, तो पुल है, क्योंकि ये शत्रुसी बात के बारे में है, तो जो पुल के इस तरफ की संस्कृति उसको इस तरफ लाना है। ये नहीं है कि पाठक को वहां ले जाना है या उसको उठा के यहाँ ले आना है, एक बीच का रास्ता ढूंढना पड़ता है। अब आप स्पेनिश में, स्पेन में पाइया बहुत बड़ा एक फेमस डिश है, सी फूड राइस का डिश है। अब उसको आप बिरयानी बना दीजिए तो दोनों का सांस्कृतिक परिवेश बहुत अलग है, तो उसको क्यों बदलेंगे आप? एम्पानादा है तो उसको आप समोसा क्यों बनाएंगे? क्योंकि उसी तरह से बनता है लेकिन अलग चीजों से बनता है। तो ये सब चीजें जो हैं फॉरेन लैंग्वेज के साथ उसका कल्चर बहुत इनहेरेंट हो जाता है, और वो बहुत जरूरी है कि उसको देख के काम किया जाए। सुजाता जी, भाषा का पुल, इस पर आपका क्या मत है? जैसा कि मनीषा जी कह रही हैं, या फिर और कुछ आप पॉइंट्स ऐड करना चाहिए? नहीं, भाषा का पुल में मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि कल्चर भी आना चाहिए, और भाषा की, जैसे रचना जी ने कहा कि बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए कि हमारी कृति ना बन जाए। लेकिन कई बार मुश्किलें आती हैं, बहुत सारे शब्द हमको नहीं मिल पाते हैं, तो उसके आसपास के शब्द हमको ढूंढने पड़ते हैं, तो उसमें हम उसको लिखते हैं। लेकिन भाषा का पुल तो है ही, उसका फ्लेवर जो है, उसकी अपनी जो ये है वो भी रहे, और साथ में पाठक को बाधा प्राप्त ना हो। जो उसकी प्रभा है उसमें कहीं भी ना, कई बार बहुत सारे कहानियों में फुटनोट भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो मेरा ये कोशिश रहता है कि
उस सेंटेंस के अंदर ही उसका अर्थ आ जाए और फुटनोट ज्यादा देखना ना पड़े लोगों को, क्योंकि वो शब्द भी रहना जरूरी है। कई बार उस शब्द को, जैसे आपने कहा, उसको समोसा क्यों बनाए हम, तो उसको उसी तरीके से रख के हमको बताना पड़ेगा कि ये क्या चीज है। वो आधे 4 शब्द में भी हो जाता है बयान। और वो सेंटेंस के साथ ही अगर रह जाए तो प्रभाव में बिल्कुल यही नहीं होता। तीज त्योहार के भी होता है, उसमें भी थोड़ा बहुत हम उसको समझा सकते हैं। तो ये सब चीजें जरूरी होता है, और ये भाषा का पुल के हिसाब से हम अनुवाद जब करते हैं इन सब को ध्यान देके, तो उसमें कोई व्यवधान नहीं आता है और पाठक को उसमें रुचि भी रहती है अनुवाद पढ़ने के लिए। क्योंकि हमेशा हम लोग मौलिक पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो हम भाषा जानते हैं, लेकिन अगर हम दूसरी भाषाओं को भी अपनी भाषा में पढ़ना जाने, क्योंकि सब कोई तो अपनी बहुत सारे भाषाएं जीवन में सीख नहीं पाता है, तो इसके लिए अनुवाद तो पुल का काम करता ही है। तो वो जब उसको लिखते हैं तो हम उनको उसी भाषा में, अपनी ही भाषा में, उसको अगर वो हम खुशी दे पाते हैं, वो मनोरंजन दे पाते हैं और उसके पास जो प्रभाव है उसको दे पाते हैं, तो ये एक अनुवादक के लिए बहुत बड़ा काम होता है। उसका किसने पाब्लो नेरूदा को हिंदी में नहीं पढ़ा है। तो रचना जी, अगर कोई नया व्यक्ति इस क्षेत्र में आना चाहे और अनुवाद आप लोगों की तरह करना चाहे, नाम कमाना चाहे, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे वो प्रेरणा ले, कहाँ से शुरुआत करे, किस तरह के व्यवधान आते हैं, कैसे उनको बाधाओं को पार करे? आप सबने चुनौतियों का सामना किया होगा और हर क्षेत्र में ही होती हैं, ये कोई अछूता क्षेत्र तो है नहीं, यहाँ पर भी होंगी। उनके लिए क्या आप बोलेंगे? खासतौर पर लॉकडाउन के समय के दौरान और उसके बाद बहुत सारे अस्थायी रूप से अनुवादकों की बाढ़ आई, जब बहुत से लोगों के रोजगार छिने। अब उनकी छटनी हो गई या नहीं? 3-4 साल बाद? नहीं, अभी प्रक्रिया जारी है। हाँ, तो बहुत से लोगों के मैसेजेस आते रहे, कोई काम दीजिए, अनुवाद का काम दीजिए। तो कृपया उनसे आग्रह है कि जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं वो अनुवाद को अंशकालिक नौकरी के रूप में ना देखें। उसको सबसे पहले तो वो ये देखें कि क्या अनुवाद में उनकी रुचि है, या वो इसको पर पेज या पर वर्ड्स कमाई का साधन बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो स्टेप बहुत बाद में आएगा जब आपके लिए ये सिर्फ एक पैसा कमाने का साधन बन सकता है। उससे पहले एक लंबी प्रक्रिया है। आपको कोई एक परियोजना लेनी है, उसकी समय सीमा में आपको उसे पूरा करना है, आपको अपना कैलिबर दिखाना है। केवल परियोजना की हामी मिलने से बात नहीं बनती, उसके साथ जो आपका समय बीतने वाला है वो आप कितनी खूबसूरती से उसको निखार सकते हैं कि नहीं निखार सकते। अगर उन बातों पर आपको अपने अंदर से हाँ आती है कि हाँ, मैं ये तो परियोजना मुझे समझ में आ रही है, मैं इसका अनुवाद कर सकता हूँ। दूसरी बात क्या है कि लंबे समय तक परियोजना ले लिया और प्रकाशक को बोला कि मैं 2 महीने में पूरा करता हूँ, 3 में करता हूँ, उसके बाद 6 महीना, 4 महीने, क्योंकि कई बार कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो समय की मांग के अनुसार चलती हैं। कोई अनुवाद ऐसा है जो अगर अभी बाजार में आता है, जैसे जिसे आप ट्रेंडिंग कह रही थी, कुछ किताबें ट्रेंडिंग होती हैं तो रीडर उनकी वेट करता है। अंग्रेजी में उसका आ गया संस्करण, तो लेकिन हिंदी रीडर नहीं पढ़ पाया अब तक। हिंदी रीडर को जब जिन दिनों अंग्रेजी किताब चर्चा में है, जिन दिनों, उन्हीं दिनों हमें हिंदी संस्करण भी चाहिए, ताकि अंग्रेजी संस्करण की जो मार्केटिंग हो रही है उससे हिंदी पाठक को भी मौका मिल सके जानने का कि आप अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते तो हिंदी भी आपके लिए हाजिर है। जैसे अभी कई लोगों के हम सोशल मीडिया पर हैं और अनुवादक कॉपीराइट पन्ने के बारीक फॉन्ट से निकलकर किताब के फ्रंट पर आ गया है जो कि पहले अभी भी पूरी तरह से नहीं आया है, जो कि क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं आ पाता है? इस बारे में अभी प्रकाशक कहते हैं कि अनुवादक के नाम से किताब बिकती नहीं है, इसलिए क्यों डालें। ये उन्होंने जवाब दिए हैं ऐसे। काफी डिमोटिवेटिंग है। मतलब तो अगर किसी से कहा जाए कि आपका नाम, आपकी फोटो वहाँ आने लायक नहीं है, आएगी कॉपीराइट पेज पर बहुत बारीक फॉन्ट में आएगी, फ्रंट पर नहीं आएगी। तो उसमें हमारी एक तीनों के साथ ऐसा हुआ है। बिल्कुल, और ये जंग है जो हम अभी भी हो रहा है, लड़ते आ रहे हैं। अभी भी हो रहा है। मौलिक लेखन को ज्यादा ये मानते हैं ना कि मौलिक लेखन से लोग खरीद लेंगे, अनुवाद है तो नहीं खरीदेंगे, तो साइड में हमारा नाम दे देते हैं और फ्रंट पेज में नहीं देते हैं। लेकिन बहुत से प्रकाशक अब इस चीज को समझ रहे हैं कि अनुदित पुस्तकों में अनुवादक को मान मिलना चाहिए। और क्योंकि हम लोग अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हैं, तो हमारे रीडर्स सीधा इंटरेक्ट करते हैं, उनकी फीडबैक मिलती है कि अरे ये अनुवाद मुझे आपका पढ़ना था, मुझे आपकी किताब पढ़ने में ज्यादा, आपसे ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ मैं। लाइक जैसे मैंने माइथोलॉजी पर बहुत टाइटल्स किए हैं, स्पिरिचुअलिटी पर मेरे काफी टाइटल्स हैं, तो मुझे अक्सर ऐसे मैसेजेस आते हैं कि ये किताब मैंने पढ़ी
अगर आपके अनुवाद में होती तो मुझे बहुत अच्छी लगती, मैं नहीं रिलेट कर सका या कर सकी। तो ये चीज हम अपने प्रकाशक को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा एक पाठक वर्ग अब बन रहा है या इतने सालों में हम बना चुके हैं, इतने वर्षों में, उसके लिए तो हम कुछ मायने रखते हैं कि आप हमारा नाम भी और उससे शीर्षक पर ज्यादा तो डालें। ये भी है ना कि एक एथिकल राइट भी है कि जिस किताब पे आपने इतनी मेहनत की है, रिसर्च किया, काम किया, और उसके बाद आपको उसका कोई क्रेडिट ना मिले तो वो तो गलत है। ये तो वही हुआ जिस फिल्म में फिल्म हिट हो गई और कई उसमें ऐसे लोग रह गए जिनका जिक्र भी नहीं हुआ। बिल्कुल वही होता ही है। मनीषा जी, स्पैनिश का ही चुनाव क्यों? क्योंकि मैंने स्कूल में देखा है, हमारे बच्चों के साथ भी होता है, जब फ्रेंच, जापानीज, चाइनीज, स्पैनिश, संस्कृत में चुनाव की बात आती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्यादातर बच्चे स्पैनिश लेते हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि संस्कृत क्यों नहीं ले रहे हैं? ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, उनकी हेल्प भी हम कर पाएंगे, बेहतर नंबर आएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग स्पैनिश लेते हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है? आपने क्यों स्पैनिश लिया और आजकल की जनरेशन क्यों स्पैनिश के पीछे भाग रही है? ये मेरे समझ से परे। देखो, हमने जब स्पैनिश ली तब तो कोई स्पैनिश पढ़ता नहीं था, और वो पढ़ाई जा रही थी जेएनयू में ऑनर्स करने के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो सबको डर था। हमारे पेरेंट्स को सब कह रहे थे वहां भेजोगे क्या होगा, जेएनयू में तो ड्रग्स होते हैं, जेएनयू में तो ये होता है। जेएनयू में और भी बहुत कुछ होता है। जेएनयू लेकिन हमारे लिए तो वो आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आल्मा मेटर है। वहाँ पढ़ाई भी हुई, वहाँ शादी भी हुई, सब कुछ वही हुआ। लेकिन पढ़ाई अच्छी हुई ताकि यहाँ तक पहुंचे, उसकी वजह से है। और स्पैनिश इसलिए कि और कोई लैंग्वेज करने का मन नहीं था। जापानीज, चाइनीज में बहुत मेहनत लगती है, फ्रेंच, जर्मन सब करते हैं, तो फिर स्पैनिश कर लेते हैं, ये सोच के कर लिया। आजकल जो बच्चे करते हैं, चाव है, ग्लैमर है स्पैनिश के साथ। एंटोनियो बांदेरास, ग्लैमर क्या होता है? भाषा में क्या ग्लैमर? अरे तो वो भाषा मार्केस की भाषा है, पाब्लो नेरूदा की भाषा है, वही एक बहुत बड़ा ग्लैमर है कि ओरिजिनल में पढ़ेंगे इन बड़े राइटर्स को हम लोग। बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं, बहुत से बच्चे हैं कि अच्छा एंटोनियो बांदेरास स्पैनिश है, पेनेलोपे क्रूज है, सेलेना गोमेज है, तो बहुत से नेटफ्लिक्स सीरीज से प्रभावित हो रहे हैं। बहुत फर्क पड़ता है। और संस्कृत और स्पैनिश की ग्रामर, व्याकरण में बिल्कुल अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम व्याकरण है। आपको नहीं लगता है रीजनल लैंग्वेजेस का भी होना चाहिए बिल्कुल स्कोप? होना और चाहिए। चुनाव की मैं उड़िया सीखूं, बंगाली बिल्कुल, सीखूं, मलयालम लेकिन वो तो सीखिए। ऑप्शंस ही नहीं है। तो ये तो सरकार को नीति, अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया है, लेकिन हमारे समय में और अभी भी कई स्कूल्स में रीजनल लैंग्वेजेस का कोई वो ऑप्शन नहीं ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक है। और वो अब बदल रहा है, धीरे धीरे होपफुली बदलेगा, और सब कुछ फॉरेन लैंग्वेज भी सीखेंगे और रीजनल लैंग्वेज भी सीखेंगे। कम से कम जितनी 2 भाषाएं लैंग्वेज हमको जानना चाहिए, कम से कम 2 भारतीय भाषा हमें सीखना चाहिए, आनी चाहिए हमको। लेकिन जिस तरीके से आपको महारत हासिल है इस लैंग्वेज में, आपके बच्चे भी उसी तरीके से इस लैंग्वेज को देखते और समझते हैं? हाँ, बेटा तो उड़िया जानता है, काफी कुछ पढ़ भी लेता है, क्योंकि थोड़ा बहुत वो उड़िया पढ़ा था। बाकी लड़का ये है कि वो। रचना जी, मेरा ये जो पूरा सेशन है भाषा का पुल, तो अब पुल के जैसे कि आपने ही कहा कि एक तरफ कोई रह जाए, दूसरी तरफ मनीषा जी भी उस बात से सहमत है, और उसमें कहीं ना कहीं एक समानांतर होना चाहिए और एक लेवल होना चाहिए। लेकिन कई भाषाएं कठिन होती हैं और उनके बहुत सारे अनुवादक भी नहीं होते हैं। वो अनुवादक बहुत रेयर हैं, और जाहिर तौर पर जो पब्लिकेशन हाउसेस होते होंगे उनको भी पता होता होगा पिन पॉइंट करके कि ये गिने चुने लोग हैं, फिंगर्स पे आप उन्हें काउंट कर सकते हैं। ऐसे में जिस लैंग्वेज के लोग अब ज्यादा, जैसे मान लीजिए अब स्पैनिश इन्होंने कहा कि ज्यादा पसंद की जाती है, ग्लैमरस लैंग्वेज है, ऐसी कौन सी भाषा आप समझती हैं जो आज के दौर में कहीं ना कहीं पिछड़ गई है? उसके जो ट्रांसलेटर्स हैं वो कम हैं, उनकी बुक्स कम आ रही हैं, और उसे प्रमोट करने की जरूरत है। दरअसल अभी पिछले कुछ सालों में हमारे जो नामी प्रकाशक थे, उन्होंने इस चीज को, कमी को महसूस किया। पहले वो लोग इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशंस कर रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने बहुत सी प्रांतीय भाषाओं को भी शामिल कर लिया। गुजराती, तमिल और मराठी है, कन्नड़ है, मतलब इन भाषाओं को अब, चूंकि मराठी आप लें तो मराठी में बहुत बहुत अच्छा साहित्य है और बुद्धिजीवी पाठक है, वर्ग है मराठी के पास, तो इस समय मराठी में बहुत, गुजराती है, मराठी है, मतलब हमारी अधिकतर भारतीय भाषाओं में बहुत सुंदर साहित्य है। तो अगर हिंदी रीडर को हमें वो पढ़ने को मिलता है, एज ए पाठक, हम हिंदी पाठक उन्हें पढ़ते हैं, तो हमें अपने देश की बहुत खूबसूरत संस्कृति के दर्शन होते हैं, जो शायद
भाषा ना जानने की वजह से हमें नहीं मिल सकता था। तो मुझे लगता है कि इसमें इस समय एक सार्थक पहल हो रही है, पिछले कुछ समय से इस चीज पर ध्यान दिया जाने लगा है। मनीषा जी, आपको भी ऐसे लगता है कि इन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है या और हो सकता है? बहुत कुछ और हो सकता है। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। अभी धीरे धीरे जो है सब पब्लिशर्स रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ एक मार्केट है। जब तक उनको मार्केट नहीं मिलेगा वो नहीं जाने वाले हैं वहां पे। उनको कोई मतलब नहीं है वो भाषा छप रही है कि नहीं, वो मार्केट है और लोगों को वो समझ आ रहा है, इसलिए उसमें काम हो रहा है। पंजाबी में अभी भी बहुत ज्यादा पंजाबी से अनुवाद नहीं हुआ है। जितना मराठी और तेलुगु तमिल मलयालम से हुआ है उतना नहीं हुआ है पंजाबी से। सिंधी के तो आपको मिलते ही नहीं है। तो बहुत बहुत स्कोप है, बहुत लंबा सफर है ये। और अनुवाद तो शायद ना साहित्य में थोड़ा सा एक सौतेला बच्चा बन के रह गया है, उसको एक तरफ रख देते हैं और चलता रहता है जैसे तैसे। ध्यान दिए जाने की जरूरत है। और मैं दक्षिण भारत हाल फिलहाल गई थी। वहां पर तो आप किताबें छोड़िए, कई ऐसे बोर्ड्स होते हैं जहां हिंदी में अनुवाद ही नहीं होता है। वहां पर सिर्फ लोकल रीजनल लैंग्वेज में लिखा रहेगा और आप सोचते रह जाएंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं या क्या है इसका मायने। और कई बार भाषा का सहयोग, ये सुजाता जी आपसे सवाल है। उड़ीसा भी मैं गई थी, पुरी गई, वहां पर 12 ज्योतिर्लिंग का मैंने दरअसल सफर किया और अलग अलग राज्यों में 12,000 किलोमीटर की मैंने यात्रा की। लेकिन उड़ीसा में मुझे खास तौर पर यह लगा कि वहां पर अपनी भाषा को लेकर लोग बहुत ज्यादा जागरूक भी हैं और अपनी भाषा से बहुत प्यार भी करते हैं। ये मुझे बाकी राज्यों में थोड़ी कमी दिखाई दी। ये बात अच्छी है आपने जो कही। लेकिन मुझे लगता है कि बाकी लोगों का भी अपनी भाषा से प्यार तो होता है। लेकिन हाँ, प्यार से मेरा मतलब था कि आपस में तो आप बातचीत करते ही हैं उड़िया में, लेकिन आप अपने साहित्य को लेकर, आप अपने मंदिरों को लेकर, आप अपनी हर जो कल्चरल चीज है उसको अपने भाषा में समेटने की कोशिश करते हैं। वो वहां पर मुझे सबसे ज्यादा दिखाई दिया। वो है क्योंकि उड़ीसा में, उड़ीसा का लिटरेचर भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत उच्च कोटि का है। और वहाँ जैसा आप कह रही हैं कि भाषा, उनका अपना जो कल्चर है उसके प्रति भी उनको बहुत प्यार है। उनके खान पान को लेके भी आप जानते होंगे, रसगुल्ला को लेके काफी झगड़े हुए। तो उसके लिए उन लोग रसगुल्ले को लेकर तो अड़ जाते हैं, अगर आपने नहीं खाया तो अपमान है। नहीं, और उसके बाद कि रसगुल्ला हमारी ये है, जैसे बंगाली ने कहा कि रसगुल्ला हमारा है और इन्होंने कहा कि हमारी है, उसके पास बहुत सारी ये हुई। तो इसमें उन लोग हैं अपने पॉजिटिव हैं, तो जो कि मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि अपने भाषा से प्यार होना चाहिए। और वहाँ भी जो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ते हैं, फिर भी घर में उन लोग उड़िया में बात करते हैं, उड़िया में पढ़ते हैं, उड़िया जानते हैं। ये तो बंगालियों में भी काफी है और गुजराती भी अपनी लोकल लैंग्वेज है। मैं ये कह रही थी कि उस राज्य में मुझे प्यार ज्यादा दिखा अपनी लैंग्वेज के लिए। और वो ऐसा है ना कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं और उनका है, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, ठीक है। हमारी क्या है मातृभाषा? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से आए। उसके बाद हम लोग आगरा, लखनऊ, कोचीन, कैलकाटा सब जगह रहे। दिल्ली में हम पिछले 32 साल से हैं। हमारी मातृभाषा है क्या? दिल्ली वालों का तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए तो मेल्टिंग पॉट में इसे कहती हूँ। यहाँ वालों को तो मतलब इनका अपना कुछ नहीं है, ना खान पान, ना पहनावा, ना भाषा, कुछ नहीं है। कि अगर आप वहीं रह रहे हैं तो एक चीज हो जाती है। अगर आपका फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, अगर आप इधर उधर जा रहे हैं, आप दूसरी चीजों को भी गहन कर रहे हैं, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है थोड़ा सा ना। अगर आप इंटरनेशनल कभी ट्रैवल करती होंगी मनीषा जी, आपको सबसे अच्छी बात अपनी देश की, अपने देश की लैंग्वेज को लेकर और बाहर जब आप कंपैरिजन करती हैं, उसमें क्या चीज आपको सबसे जुदा लगती है? पता नहीं, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं या तो अंग्रेजी बोली जाती है या स्पेनिश बोली जाती है। हमारे लिए वो भी बिल्कुल अपनी लैंग्वेजेस हैं, तो इसलिए कोई आपके लिए, हाँ, हमको तो कोई ऐसा कुछ, हम लोग तो स्पेन में जाके लॉस्ट हो जाएंगे ना, फिर वो वही बात होगी। हमारे लिए तो वो बिल्कुल सेम लैंग्वेज है। हमारे लिए तो वो फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज सब बराबर हैं, इसलिए ऐसा कोई अंतर उसमें नजर नहीं आता है। बस हाँ, ये होता है बहुत समय तक आप बाहर रहिए तो एक चीज जो आप मिस करते हैं कि आप सड़क से निकल रहे हैं और कोई हिंदी बोल रहा है, तो वो बहुत अचानक से अच्छा लगने लगता है, उसकी मधुरता अलग निकल के आती है। वहां तो कोई इंग्लिश भी बोल दे तो वो भी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि मैंने देखा है अब्रॉड जब आप जाते हैं तो वो अपनी ही लैंग्वेज में बात करने प्रेफर करते हैं, रादर देन कि आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए इंग्लिश में बात कर ले, वो नहीं करते हैं। प्रॉब्लम ये भी है कि स्पेशली चाइना, स्पेन, यूरोपियन कंट्रीज में नहीं, कई बार उन्हें इंग्लिश, वर्किंग इंग्लिश आती है, लेकिन फिर भी वो नहीं इस्तेमाल करते हैं स्पेन में, एंड वो डेलिबरेट
होता है? नहीं, स्पेन में लैंग्वेज का इशू है कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, वो बोल ही नहीं पाते हैं इंग्लिश। जो हमारे पास वहां से टीचर्स आते हैं यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाने, उनको इसीलिए चुना जाता है कि उनको वर्किंग इंग्लिश आती हो, वो भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इंग्लिश वहाँ वो फ्रेंच प्रेफर करते हैं, स्पेनिश के साथ वो लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, तो या तो आप उनसे स्पेनिश में बात कीजिए या फ्रेंच में बात कीजिए, इंग्लिश उनकी लिंग्वा फ्रैंका नहीं है इस वजह से। रचना जी, कई बार ऐसे लोगों से मुलाकात होती होगी आपकी, क्योंकि ये एक साहित्यिक मंच भी है, यहाँ पर 2 अन्य विशिष्ट अतिथि भी हमारे साथ है। इन महिलाओं से मिलकर आपको ऐसा लगता होगा कई बार कि इस क्षेत्र में एक अलग पहचान है आपकी, क्योंकि जैसा कि हमने एक और क्वेश्चन में चर्चा भी की कि बहुत सारे लोग कुछ भाषा में विशिष्ट हैं और उनके जैसे और कोई नहीं है। तो आपको कभी लगा कि मैंने गलत भाषा का चुनाव किया है, काश मैंने इस भाषा का चुनाव किया होता? नहीं, जहाँ मैं पैशन शब्द का जब मैंने इस्तेमाल कर दिया तो उसके बाद तो कोई सोच विचार बचता नहीं, क्योंकि मैं अपने लिए अनुवाद कर रही थी। जब मैंने अनुवाद करना शुरू किया, जो मैं अंग्रेजी के उपन्यास पढ़ रही थी या कहानियां पढ़ रही थी, मैं जब अपने लिए ट्रांसलेट कर रही थी तो मैं किसी दूसरे के लिए नहीं कर रही थी। मैंने कोई सोर्स लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं की थी, क्योंकि मैं बांग्ला बहुत पसंद करती थी, मुझे अनुवाद अच्छे लगते थे, तो उनको पढ़ने के लिए मैंने बांग्ला सीखी कि मैं बांग्ला को ओरिजिनली पढ़ सकूं। तो अंग्रेजी से हिंदी तो जिसे कहते हैं एक नेचुरल प्रोसेस था। जब वो एक बार शुरू हो गया तो वो लाइफ में इस तरह से मतलब उसने एक जगह बना ली कि मैं जितना भी मौलिक लेखन करती थी, मेरी ओरिजिनल राइटिंग के टाइम के बीच में से ट्रांसलेशन धीरे 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 हावी होता चला गया। तो अभी जैसे मेरा काव्य संग्रह आया या जीवनी साहित्य पर मैंने बहुत काम किया, और भी कुछ किताबें या परियोजनाएं हमारे पास तैयार रहती हैं मेज पर कि हम इस पर काम करना चाहते हैं, लेकिन अनुवाद इस तरीका से जकड़ कर रखता है कि एक अनुवादक जब अपने सारी दुनिया से कटकर अपनी सीट पर आता है, तो मैं इसे कहती हूँ कि ये अनुवादक का हाइबरनेशन पीरियड होता है। जब आप किसी परियोजना को पूरा करने के एंड उस पर आते हैं तो आपको अपना परिवार, अपना घर, दुनिया, तीज त्योहार, मेले, आपको कुछ नहीं सूझता, आपकी स्टडी और आपका प्रोजेक्ट। तो जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, आपको संतोष नहीं मिलता, आप वो फाइल प्रकाशक तक नहीं पहुंचा देते, तो आप इस दुनिया के नहीं होते। तो वो एक अनुवादक का हाइबरनेशन पीरियड रहता है। आप उसे जो मर्जी प्रलोभन दे दीजिए कि आइए सर्दियां हैं, धूप में बैठते हैं, आइए गाजर मूली खाते हैं, आइए घूम कर आते हैं, मेले ठेले चलते हैं। तो अनुवादक का जीवन जो है ना, अनुवाद के साथ इतना ज्यादा मिल जाता है कि दोनों को आप अलग ही नहीं कर सकते। वो रसगुल्ले वाला विवाद तो अभी भी चल ही रहा है आप में और सुजाता जी और रचना जी में। नहीं, मैं किसी भी तरह के विवाद से परे रहना ही पसंद करती हूँ। वो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का है, मिक्स नहीं हो सकता ना, एक राज्य से एसोसिएट करना पड़ेगा। वो वेस्ट बंगाल उड़ीसा वालों की थोड़ा कलर अलग है, कलर के लिए अलग मान लिया गया। मैं देखा है उड़ीसा का रसगुल्ला, उसका कलर अलग होता है। उसी कलर के लिए मान लिया गया कि जो सफेद है वो बंगाल का है और जो लाल है वो उड़ीसा का है। मनीषा जी, आजकल के जो इश्यूज न्यूज में, खबरों में छाए रहते हैं, उसमें महिलाओं से जुड़े कौन से वो इश्यूज हैं जो आपको परेशान करते हैं? ओह, बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे, 1-2 आप अगर बताना चाहें, क्योंकि मैं तीनों पैनलिस्ट से अंत में यही पूछना चाह रही थी कि कौन से वो इश्यूज हैं जो सबसे ज्यादा एक महिला के तौर पर आपको सोने नहीं देते हैं। क्योंकि जाहिर तौर पर हम जो देखते हैं, जो समझते हैं, और सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत सारी चीजों को बहुत ट्विस्ट करके पेश किया जाता है, हकीकत वैसी नहीं है। नहीं, हकीकत वैसी नहीं है, लेकिन हकीकत बहुत अच्छी भी नहीं है। और सबसे पहले तो एक ऑब्वियस सी बात है कि जो भी हम में से यहाँ बैठा होगा वो यही कहेगा कि जो सेफ्टी इशू है वो बहुत बड़ा हम लोगों के लिए वरी होता है कि लड़कियां बाहर निकली नहीं, घर वाले हैरान परेशान होना शुरू हो जाते हैं। 25 फोन होंगे इधर, 25 फोन होंगे उधर। और सेफ्टी के साथ साथ समाज का जो ये रवैया है कि वो रेप हुआ तो उसी की गलती होगी, उस लड़की ने कुछ गलत किया होगा, ये ज्यादा परेशान करने वाली बात है, क्योंकि रवैया बदलने की सबसे पहले जरूरत है हम लोगों को। आपको भी रचना जी यही लगता है, रवैया और उसकी गलती है? ये तो बिल्कुल मनीषा जी ने सच कहा। इसके अलावा जो मुझे अक्सर कमी खलती है कि लड़कियों की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको बहुत ज्यादा दबाया जाता है अलग अलग रूपों में। जब एक पर्सनालिटी, कोई भी एक लड़की जब वो बड़ी हो रही है, 15 साल 18 साल, मेरा मानना है कि उसके पास जरूर कोई ना कोई ऐसा टैलेंट रहता होगा जिसे अगर उसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते
तो वो वहीं दफन हो जाता है, उसके बाद वही शादी मैंने ब्याह। एक चीज देखी है रचना जी, क्योंकि हम लोग इलेक्शन कवरेज के लिए जाते हैं, कई गांव देहात में जाइए, एक चीज बहुत अच्छी हुई है, वोट का इस्तेमाल हर महिला को अब पता है बिल्कुल कि अगर मैं वोट का इस्तेमाल करूंगी उसमें मुझे किसी दबाव में नहीं आना है, वो मेरा अपना अधिकार है। मताधिकार को लेकर बहुत जागरूकता है, बिल्कुल। ये मैंने खुद देखा है और इस पर बहुत सारी महिलाओं से बात करी है, वो किसी की नहीं सुनती है, अंदर जाके किसको वोट दें किसी को मालूम ही बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। और ना वो खबर लगने देती है ना बताती है, तो ये मुझे एक अच्छी चीज लगती है। बिल्कुल इसी तरह से उन्हें उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी उनको और मिलनी चाहिए, जैसे उनका टैलेंट सामने आए, ना केवल के शादी हो गई, बच्चे हो गए, ससुराल हो गया, गृहस्थी हो गई, मतलब जो एक टैलेंट है हमारे इंडिया में, जो एक कल्चरल हम लोग हेरिटेज हमारा इतना ज्यादा रिच है, तो मेरा ये मानना है कि सबके पास कोई ना कोई हुनर होता है जो दबा दिया जाता है। एक बुक लॉन्च यहाँ पर होना है, मुझे कहा जा रहा है कि अब उसका वक्त हो गया है जी। तो आइए वो उस घड़ी पर धीरे धीरे पहुंचते हैं। वो किताब अगर आप यहाँ मंच तक ले आए और इसका विमोचन किया जाएगा। 3 बेहद खास शख्सियत हैं यहाँ पर और इससे बेहतरीन मौका क्या हो सकता है। आप तीनों के प्रवासी पंछी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस मंच पर आने के लिए। और साहित्य आज तक पे हम उम्मीद करेंगे कि आपने जितने भी अपने विचार यहाँ पर व्यक्त किए उससे हमारे दर्शक भी प्रभावित हुए होंगे और आपके जो फेलो कुलीग्स हैं यहाँ पर इस मंच पर वो भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, सुजाता जी, रचना जी और मनीषा जी, धन्यवाद।